how do the companies prepare its profit and loss account, or we should say the statement of profit and loss as per the various accounting standards schedules. ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। आई होप कल वो आप सभी को समझ में आ गया होगा जो हमने कल डिस्कस किया था, एंड आई नॉट बी प्रोवाइडिंग यू विद द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेम। मैं आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी नहीं सेंड करूंगा। इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट्स टू जॉइन द क्लास, वांट्स टू कम लाइव, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मुझे रिकॉर्डिंग्स तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो कल हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पे हमने देखा था कि अब जो कंपनीज हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हॉरिजॉन्टल ना बना के एक वर्टिकल फॉर्मेट में बना दिए। और जहाँ पे हमने सबसे पहले किया था कि रेवेन्यूज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर रेवेन्यू। इसके बाद एक्सपेंसेस की बारी आती है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेजेस, फिर चेंज इन स्टॉक, वेयर चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। इसके बाद 3 तरह के एक्सपेंसेस हैं, EFD, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, एंड D stands for depreciation and amortization expenses. इन केस अगर कोई भी एक्सपेंस इन तीनों एक्सपेंसेस में कवर नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एटसेट्रा, तो इन सबको कहाँ पे, किस कॉलम में, किस हेडिंग में लिख दिया जाएगा? अंडर व्हाट हेडिंग विल द अदर एक्सपेंसेस बी रिटन? मतलब एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट कवर्ड under the above three HCS, those will be written under the heading other expenses, which is 6th heading of expenses column. हमारे पास टोटल रेवेन्यूज आ गए हैं, टोटल एक्सपेंसेस आ गए हैं। इसके बाद when we deduct expenses from revenue, we get, what do we get after deducting expenses from revenues? Yes, we get PBT. और PBT के बाद क्या करते हैं? What about others? Others are not speaking up. Yes, good. We deduct tax and then accordingly we get PAT, profits after taxes, जिसको आप अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस भी कह सकते हो, चाहे प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस कह दो या फिर अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस भी कह सकते हो। आपने शायद बिजनेस में यूनिट 2 का फर्स्ट या सेकंड यूनिट है पार्ट बी का, आपका +2 में बिजनेस का पार्ट बी का फर्स्ट या सेकंड यूनिट है, जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कुछ कंप्यूट करते हैं। क्या आपका वो सिलेबस हो गया है? पार्ट बी का फर्स्ट या सेकंड यूनिट है, वेयर यू कंप्यूट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जहाँ पे आप ओके हो गए। तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में अलग अलग तरह के कैपिटल्स होती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, डिबेंचर्स होते हैं। इन केस अगर आपको वहां पे वो मीनिंग क्लियर हो गया तो दैट इज गुड, अदरवाइज वो सारा का सारा मीनिंग हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, फिर आप दोनों सब्जेक्ट्स को कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। फिर आप सभी के सभी सब्जेक्ट्स को कोरिलेट कर पाओगे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपने +1 में कंपनीज में, बिजनेस की कंपनीज वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज मेंट बाय शेयर कैपिटल, व्हाट इज मेंट बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एटसेट्रा। याद नहीं है तो विल डू दीज नाउ, ठीक है। तो अच्छा, आज मैं आपको जो करवा रहा हूँ वो मैं आपको करवा रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि बच्चे हम चैप्टर कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी चाहिए और दूसरा बैलेंस शीट भी चाहिए। तो जब तक हमारे पास ये दोनों चीजें होंगी नहीं, तब तक हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कैसे करेंगे? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने के और भी तरीके हैं। अभी हम जो कर रहे हैं दैट वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट मेथड, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कैसे करें। फर्स्ट मेथड वी आर डिस्कसिंग व्हिच इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। द नेक्स्ट वन दैट वी विल डिस्कस विल बी कॉमन साइज स्टेटमेंट।
फिर ट्रेंड एनालिसिस भी आएगा, रेशियोज भी आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा। तो ये 5 टूल्स हैं जिसके बेसिस पे वी एनालाइज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, on the basis of which we analyze our financial statement. ठीक है, तो let's do with the same. We are discussing the format of balance sheet in case of companies. The format of the balance sheet in case of companies. ठीक है, accordingly we have, सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या लिखते हैं, सेम है particulars, then we have lot number, amount of current year and amount of previous. ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। विजिबल हो रहा है बच्चों? ओके, हाँ जी। तो अकॉर्डिंगली ये फॉर्मेट रहता है हमारा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ द करंट ईयर एंड देन अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, नाउ अब जैसे हम +1 में सॉल्ट ट्रेडरशिप के केसेस में, वी यूज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो वहां पे बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, लेकिन क्योंकि हम कंपनीज का केस कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली विल बी प्रिपेयरिंग इट इन द वर्टिकल फॉर्मेट, जैसे हमने एसपीएल किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किया। तो अकॉर्डिंगली अब जब इसका फॉर्मेट बना रहे हैं तो सबसे पहले वी विल राइट एज इक्विटी एंड लायबिलिटी। हम लोग +1 में लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज, लेकिन एक्चुअल में शायद इन केस अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको +1 में बताया था, जो कैपिटल होती है दैट इज योर इंटरनल लायबिलिटी, जो पार्टनर्स ने या जो प्रोप्राइटर रही हुई अपने बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए वो इंटरनल लायबिलिटी है, और जो बाकी वो पे कर रहा है दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, पूजा से ये सर बताया था। तो जी अब कंपनी ने इसको स्पेसिफिक बना दिया है इक्विटी। इक्विटी मतलब वो पैसा जो कंपनी के लोगों ने ही कंपनी में लगा रखे, मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा। आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, शेयर होल्डर्स आर रिगार्डेड एज ओनर्स ऑफ द कंपनी। हैव यू और हैव यू नॉट? Have you or have you not, guys? Shareholders are the owners of the company. Okay. तो मुझे जो पैसा शेयर होल्डर्स ने अभी कंपनी में लगा रखे हैं उनके पैसे को हम बोलते हैं इक्विटी। कंपनी के लिए नॉट आउट लायबिलिटी है लेकिन इंटरनल लायबिलिटी है, तो इक्विटी इज अ काइंड ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सिर्फ लायबिलिटीज ना लिख के स्पेसिफिकली कंपनी का जो शेड्यूल है, शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 पार्ट 1, उसने स्पेसिफिकली बोला कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग लायबिलिटीज वी शुड डिनोट इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, जिससे कि सारी की सारी क्लैरिटी है। तो अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट हेडिंग है आपके पास, दिस इज मेन हेडिंग। इसके बाद आपके पास फर्स्ट हेडिंग आती है बच्चे, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर्स के कौन कौन से फंड्स हैं, क्या क्या शेयर होल्डर्स का है। फिर से इसकी सब हेडिंग है, शेयर होल्डर्स का होता है हमारे पास शेयर कैपिटल, नोट में डाल देंगे। तो ये नोट नंबर क्या आपने कल भी पढ़े थे, तो ये नोट नंबर इनके वर्किंग नोट्स मतलब
अगर लेट से हमारे बिजनेस में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और एक इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली है, एक 5 रुपए वाली है, एक कुछ ऐसे पैसे हैं जो भी रिसीव नहीं हुए, तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है। तो उन सबकी कैलकुलेशन आपने यहीं पे नहीं दिखानी है। यहाँ पे तो हम बस एक फेयर मैनर में यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखेंगे। अब ये अमाउंट आई कहाँ से? ये अमाउंट आएगी बैलेंस शीट के नीचे, हम लोग इसके नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे। सर ये जो अमाउंट आ रही है, ये अमाउंट हमारे पास आई कैसे? ठीक है, तो सबका नोट करते हैं। तो वहां से ये अमाउंट यहाँ पे आती है, नोट नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद शेयर होल्डर्स का और क्या होता है जी? शेयर होल्डर्स का और होता है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सीधा सीधा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे नोट नंबर बनेगा और अकॉर्डिंगली अमाउंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। These are the not numbers. The reserves and surplus में भी नोट्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कितनी कौन से रिजर्व्स होते हैं? पीपल रिमेंबर, जस्ट लेट मी नो। हमने +1 में भी किया था, शायद आपने अभी बिजनेस में भी किया होगी। रिजर्व्स अलग अलग तरह की हो सकते हैं। If you people remember chapter number 16 of class +1, provisions and reserves. Yes, yes, yes. We have got general reserves, capital reserves, इसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वॉक में कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, बहुत सी तरह की रिजर्व्स है ना मुझे। ठीक है, तो उन सबको आपने यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे तो बस एक इसका नोट लिखेंगे कि सर नोट नंबर 2 में रेगुलर है। अगर आपने ये जो यहाँ पे अमाउंट लिखी है, इसकी जो अमाउंट को आपने डिटेल देखनी है, तो इसके अमाउंट आप जाए नोट नंबर 2 में, बैलेंस शीट नीचे जाकर देखिए। ठीक है, तो बच्चे दो चीजें ऐसी है जिसमें शेयर होल्डर्स का राइट है। इसमें एक चीज और आती है, वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको वही करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस से रिलेट करता है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास सेकंड हेडिंग। दिस इज द टॉप मोस्ट हेडिंग, दिस इज फर्स्ट मेन हेडिंग, दिस इज सब हेडिंग्स। नाउ दिस नंबर इज second main heading, which is non-current liabilities. साथ के साथ नोटिंग्स करते रहो मुझे इसकी। नॉन करंट लायबिलिटीज, दिस इज द सेकंड मेन हेडिंग। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास हमारे सिलेबस में दो चीजें। एक तो बच्चे हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, एक तो है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और भी चीजें होती है, फॉर एग्जांपल डेफर्ड टैक्स, फॉर एग्जांपल अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर भी आप करना चाहते हो ये लोग, आपको करवा देता हूँ। दिस इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब अगर हमने कोई बैंक से पैसा ले रखा है या किसी और पर्सन से ले रखा है, ठीक है, तो इन केस अगर बैंक से लोन ले रखा है तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देन वी हैव डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। देन वी हैव लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ऐसी प्रोविजंस जो हमने एक लंबे समय के लिए बना रखी। फॉर एग्जांपल आज हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको काम करते हुए 10 इयर्स हो गए और आज उसकी एज 35 इयर्स है। एक एम्प्लॉय हमारी कंपनी में 25 की एज में काम करना शुरू किया था, आज उसको हमारी कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए और उसकी एज हो गई है अकॉर्डिंगली 35। वो हमारी कंपनी से रिटायर होगा आज से 25 साल के बाद, यानी एट द एज ऑफ 60 फॉर एग्जांपल। तो 25 साल के बाद हमें उसको ग्रेजुटी पे करना पड़ेगा, हमें उसको पेंशन पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा हम धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं। तो उसके लिए हम प्रोविजन बना देते हैं। जैसे आपने अपने पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज के लिए अलग से प्रोविडेंट फंड खोल देते हैं, तो इसके ऐसे उसके लिए प्रोविजन बना देते हैं। देन वी हैव अदर, इन केस अगर और कोई है तो अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नाउ कम्स थर्ड हेडिंग, थर्ड मेन हेडिंग इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में बच्चे जो सीक्वेंस है, यू शुड नोट इट डाउन एंड यू हैव टू लर्न इट इन दिस मैनर ओनली। क्योंकि अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो उस पर वो आपको चीजें ऊपर नीचे दे देंगे, आपको उनको रीसेट कर रहे हैं और अकॉर्डिंग तब जाके आपको 4 नंबर मिलेंगे कंपैरेटिव कॉमन सेंस बनाने। और इनका सीक्वेंस लर्न हो जाएगा, ट्रस्ट मी।
अगर आप मुझ पे विश्वास होगे तो आपको ये सीक्वेंस भी लर्न हो जाएगा। जैसे इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है करंट लाइब्रेरीज की आप लोगों के लिए। इसमें 4 हेडिंग आती है बच्चे, कौन कौन सी? स्टॉप, STONT, स्टॉप। S stands for short term borrowings, जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग था वैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग। T means trade payables, O means other short term borrowings, and P means short term provisions. So the current liabilities we have got 4 headings, 4 subheadings, namely S, T, O and P. S stands for short term borrowings, क्योंकि हम करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म चीजें ही हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल्स में क्या आ जाएंगे आपके? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। इन द ट्रेड पेबल्स आपके आ जाएंगे उसे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में इन केस अगर इनके अलावा और कोई शॉर्ट टर्म लोन्स ले रखे हैं आपने तो वो आ जाएंगे प्रोविजंस आ जाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग विल बी कवर्ड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी। ठीक है, ठीक है, तो या तो इसको अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कह लो या बोरिंग्स कह लो, जो एक्सपेंसेस होंगे अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में आ जाएंगे। आई होप आपको ये चीज अभी तक समझ में आई है जो मैंने करवाई है। Did you get what I said, guys? ठीक है, okay, so this is the format of your one side of balance sheet which is equity and liability। ये हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज का किया फॉर्मेट। इन सब का बच्चे नोट्स यहाँ पे भी आएंगे अकॉर्डिंगली, जहाँ पे नोट्स की जरूरत पड़ेगी वहां पे बनाएंगे। तो इस साल का आपके पास टोटल आ गया, पिछले साल का भी हमारे पास गिवन। ठीक है, तो दिस इज द टोटल ऑफ आपकी साइड 1, टोटल ऑफ हेडिंग नंबर 1। अब इसके बाद इसी के नीचे बनाएंगे, आप लोग साइड में नहीं बनाएंगे क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट कर रहे हैं, तो इसी के नीचे बनाएंगे। अब हमारे पास सेकंड आइटम आती है, दैट इज असेट्स। नाउ विल बी हैविंग असेट्स विद अस। और एसेट्स को, दिस इज एसेट्स की हमारे पास बचे सेकंड हेडिंग, सेकंड मेन हेडिंग इज एसेट्स। तो जी एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा फर्स्ट मेन हेडिंग, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ रहा है बच्चे नॉन करंट एसेट्स। आई होप यू आर गेटिंग। तो जो नॉन करंट एसेट्स की मेन हेडिंग है हमारे पास फर्स्ट सब हेडिंग आएगी फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास दो चीजें होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। देन वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स में सॉरी नॉन करंट एसेट्स में वी हैव फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये दो मेन हेडिंग्स होती है। अगर इसके अलावा भी और कोई एसेट है तो आप उसको थर्ड हेडिंग में लिख देते हो लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है, या लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स। इसके बाद हमारी जो सेकंड मेन हेडिंग आती है दैट इज करंट एसेट। फर्स्ट हेडिंग इज नॉन करंट एसेट्स, सेकंड इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में 6 सब हेडिंग बचे व्हिच यू हैव टू मेमोराइज। कैसे करेंगे इसके लिए भी मैंने आपकी एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, CI TCS।
टीसीएस तो बच्चे सबको पता होगा टीसीएस क्या है। टीसीएस स्टैंड्स फॉर, टीसीएस एक कंपनी है। इफ यू पीपल रिमेंबर, इफ यू पीपल नो, पता है कौन सी कंपनी है टीसीएस? टीसीएस इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, चलो फिर मैं बताता हूँ, टीसीएस स्टैंड्स फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ से याद रहना चाहिए, जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है, दैट इज टीसीएस व्हिच स्टैंड्स फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फर्स्ट वन इज क्लास इंचार्ज, CI, wherein C stands for current investments and I stands for inventories. Inventories का क्या मतलब है? Closing stock. First one is current investments, second one is inventories. So T stands for trade receivables. C stands for cash and cash equivalents. S stands for short term assets. And the last one is other short term या current. तो जो हमारे पास एसेट साइड में ये दो मेन हेडिंग्स है। फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट, देन इज करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट में आपको दो ही चीजें लर्न करनी है, फिक्स्ड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट में 6 चीजें हैं, जहां पे वी हैव CI TCS, CI TCS and where C stands for current investments, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short term assets and then other short term assets। तो हमने दोनों साइड्स की बैलेंस शीट की, मतलब एक वर्टिकल फॉर्मेट में। सबसे ऊपर इक्विटी लायबिलिटीज, इक्विटी लायबिलिटीज में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इक्विटी लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है आपके पास शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आपके पास दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके बाद सेकंड मेन हेडिंग आती है आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज में दो चीजें आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। फिर आती है आपके पास करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। करंट लायबिलिटीज के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया, यस, दिस इज स्टॉक and STOP stands for S for short term liabilities या short term borrowings, T for trade payables, O for other short term borrowings and P for provisions short term। इसके बाद आती है हमारे पास एसेट साइड, अनदर साइड। एसेट्स में सबसे पहले है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में दो चीजें बचे, एक तो फिक्स्ड है, दूसरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लॉन्स एंड एडवांसेस भी आ सकते हैं, जो द लॉन्ग टर्म एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में फिर से दो चीजें, एक तो टेंजिबल और एक दूसरी इंटेंजिबल। तो ये नॉन करंट एसेट्स की साइड पूरी होगी है। उसके बाद आती है हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास 6 सब हेडिंग्स हैं और करंट एसेट्स की मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई है। करंट एसेट्स की मैंने आपको 6 चीजों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी है? यस यस, दिस इज CI TCS, CI TCS। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CI TCS। यस, गुड। हाँ जी बच्चे, तो C स्टैंड्स फॉर सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, I फॉर इन्वेंटरीज, क्योंकि अगर बिजनेस में इन्वेंटरीज नहीं है तो हम कुछ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स, I फॉर इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज बोले तो क्लोजिंग स्टॉक। TCS ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या चीजें आती है बच्चे? व्हाट डू यू कवर अंडर द हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स? यस, गुड शांतनु, और क्या आएगा? यस, गुड इशू। बच्चे ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है हमारे पास बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल रिसीवेबल और डेटर्स। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एटसेट्रा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आती है। शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी शॉर्ट टर्म लॉन्स एंड एडवांसेस, और इसके अलावा अगर और फिर भी रहा था तो अदर शॉर्ट टर्म।
सोचिए ये आपके पास फॉर्मेट है बैलेंस शीट। तो बिफोर वी स्टार्ट टुमारोज क्लास, मैं चाहूंगा कि ये दोनों चीजें आप आज ही मुझे एक अच्छे से पेयर नोटबुक पे, बढ़िया से पेयर नोटबुक प्रैक्टिस नोटबुक पे फॉर्मेट प्रॉपरली बना के भेजें, जहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन और प्रॉपर लाइनिंग। यही आपका होमवर्क है निकिता। दोनों के दोनों फॉर्मेट मुझे प्रॉपरली चाहिए, ठीक है। ओनली देन विल स्टार्ट विद टुमारोज क्लास। और अगर आपको कोई हेल्प लेनी हो तो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 में, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 में ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप लोग चेक करना, मुझे शायद पेज 3rd चैप्टर में कहीं पे कॉन्सेप्ट दिया हो। आपको पूरा पूरा फॉर्मेट दे रखा है 3rd चैप्टर में, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर है। आप उसमें 1st, 2nd, 3rd पेज पे शायद सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, देख लेना कौन से पेज पे। दोनों फॉर्मेट्स मिल जाएंगे आपको, बैलेंस शीट का भी मिल जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन सी यू गाइस, सी यू टुमारो।